बसेस नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ ईवी बसेस चल रही हैं और कहीं नहीं चल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के और वज़ीर आला साहब के जो खुसूसी अहकामात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट में जिस तरह हमने हेल्थ में और बाकी सेक्टर में बेहतरी की, तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम बेहतरी कर लेंगे। मिर्जा साहब ये बताएं कि आपने इस काम में बड़ी स्पीड पकड़ी है, लेकिन जितनी स्पीड आपने पकड़ी है उतनी आप पर तनकीद भी स्पीड बढ़ रही है। मैं वो जुमले अदा नहीं करूंगा क्योंकि जुमले सुबह बड़े खतरनाक आपके लिए पीटीआई वालों ने कहा है। पीटीआई वालों ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आप एक जानवर की तरह ज़्यादा तेज़ मतलब करते हैं बातें। पीटीआई वालों का ये कहना है कि कराची की सबसे बड़ी दुश्मन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसी पीपल्स पार्टी का आप वजीर इत्तलात हैं। कितने कराची के आप दुश्मन हैं और वो जानवर की स्पीड का क्या मामला है? देखिए जी, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर आप गालम गलोच पे आते हैं। और ये अगर पीटीआई के किसी शख्स ने बोला तो उसने, मैं समझता हूँ, अपने लीडर को जरूर फॉलो किया होगा कि वो जो शख्स है उनका लीडर, उसकी भी जुबान आपने सुनी होगी कि जैसी शक्ल है वैसी जुबान है, ठीक है ना। और मैंने कल कहा था काफी चीजें, तो खैर मैं ज्यादा उस बातों में नहीं जाता। काम जो है वो बोलता है जी। पीटीआई 3.5 साल हुकूमत थी, जिस तरह भी जाली मैंडेट इनको था, एक आए कोई स्कीम मुझे दिखाएं कराची में जो पीटीआई ने कोई एक सड़क बनाई है, कोई एक ब्रिज बनाई है, कोई एक अच्छा काम किया है पीटीआई ने कराची में 3.5 साल तक। वो जो इनका लीडर है इमरान खान साहब, वो तो एक रात कराची में सोया तक नहीं भाई, एक रात पूरे सिंध में कहीं नहीं सोया, क्योंकि वो जादू टोने वालों ने मना किया हुआ था कि जी कहीं नहीं सोना, कहीं नहीं मतलब सिवाय अपने घर के कहीं नहीं सोना। तो खैर वो ज्यादा बातों में मैं नहीं जाऊंगा। हमारी कारकर्दगी इंशाअल्लाह ताला इस बलदियाती इलेक्शन में आपने देख लिया कि बलदियाती इलेक्शन में किस तरीके से सिंध की आवाम ने और खुसूसी तौर पर कराची की आवाम ने पीटीआई को तारीखी शिकस्त दी। और आज भी आप मैंने देखा था कि कोई इलेक्शन को 2 महीने हो गए, कितने हो गए, 2 महीने हुए। और अब आज पीटीआई के कराची सदर का बयान आया था कि जी कराची में धांधली हुई है। तो 2 माह के बाद लगता है कि सारे के सारे अपने लीडर के कहने पे चल रहे हैं। अच्छा, वो उस तरीके से। लेकिन खैर मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी ने इनको शिकस्त दी। पीपुल्स पार्टी आइंदा भी अपने मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त देगी। पीटीआई का सिर्फ इस वक्त एक एजेंडा है कि किस तरह लाशों पे सियासत की जाए। आपने देखा आज वज़ीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आईजी पंजाब जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर है, उन्होंने जो आज बातें बताई, जो उन्होंने लिंकेज की और जो पंजाब पुलिस ने पूरे केस को डिटेक्ट किया है, मैं समझता हूं कि इमरान खान और पीटीआई बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने भी कहा था कि ये लाशें तलाश कर रहा है इमरान खान। अगर तलाश नहीं होगी तो वो अपनी भी पैदा करने हुए, अपने किसी वर्कर को मरवाते हुए भी ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क में जरूरत है वो है कि जी मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, जो चैलेंजेस है मुल्क को उसका सामना किया जाए। लेकिन पीटीआई और इमरान खान, उनका मकसद है कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, मुल्क के इदारों के खिलाफ हर गिरी हुई हद तक जाया जाए। और मैं एक और बात बता दूं, ये कल परसों सुन रहा था, फिर किसी ने कहा कि इमरान खान को खतरा है। हाँ। मुझे एक सुनने में बात आई है कि इमरान खान को अब किससे खतरा है? किससे? और जो सुनने में आया कि इमरान खान को अब शाह महमूद कुरैशी से खतरा है। वो कैसे? बस वो भी आ जाएगा। आप लोगों के शाह महमूद कुरैशी के अगर फोन वगैरह ट्रेस किए जाए तो ताने बाने कहीं से मिल जाएंगे कि शायद इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से होशियारी पकड़नी चाहिए। अच्छा, मेरा पीपल्स बस के हवाले से सवाल है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन इसमें जो पीपल बस शुरू करने से पहले जिन लोगों को ट्रेनिंग देके कंडक्टर्स और स्टाफ लाया गया था,
वो सब के सब छोड़ चुके हैं। उसके बाद फिर नए लोग आ गए हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है उजरतें कम हैं, तनख्वाहें कम हैं। दूसरा, इन बसेस ओवरलोड, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, ये बसेस ओवरलोडेड इतने हैं कि दरवाजे खुले हुए होते हैं। मैं सफ़र करता हूँ, शायद कम लोग उसमें सफ़र करते होंगे आप में से, तो इन बसों का क्या होगा? अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो ये तो बसें तबाह हो जाएंगी। देखिए जी, हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, जहां पे भी इस तरह की कंप्लेंट आती है, ये नहीं है कि जी कंप्लेंट नहीं आती। मैं बोलूं जी, बिल्कुल हर चीज़ 100% आइडियल तरीके से चल रही है। कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उसको एड्रेस करते हैं, जहां जहां भी कंप्लेंट आती है। अगर किसी एक बस का ड्राइवर कोई इस तरह की वायलेशन कर रहा है, ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं चला रही है बसेस। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये बसेस प्रोक्योर की हुई है, और इसके ऑपरेटर्स जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, NRTC, वो इसके ऑपरेशन उसके पास है। तो और वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी कोई शिकायत होती है उनको बताया जाता है, तो वो भी इमीडिएटली जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा हर एक जलसे में 4 से 5 वो नाम ले रही है कि वो ही 4 से 5 लोग हैं जो मियाँ साहब की हुकूमत के हाथ में भी इन्वॉल्व थे, और खान साहब को लाने में भी वही लोग इन्वॉल्व थे, और साथ ही वो जनरल फैज साहब को जो है वो कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा कर रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी उन तमाम 5 लोगों का समझती है कि खान को वो लोग लाए थे और कोर्ट मार्शल होना चाहिए पीपल्स पार्टी? आप अपना सवाल करें था, एक साथ जवाब दे दूँ। सवाल मेरा ये था कि बंदिया टाउन की कमोबेश 10 लाख के करीब आबादी है। वहाँ के मकीन ये बार बार शिकायत करते हैं कि उस तरफ सईदाबाद, माजिर कैंप, मुशर्रफ कॉलोनी, नेवल कॉलोनी, वहाँ पीपल्स बस का कोई रूट अभी तक जो है वो फाल नहीं किया। देखिए मैं आपको बताऊं, चैलेंज बड़ा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बसेस की तादाद जो है ना, वो आपको इंशाल्लाह ताला हर 1-2 माह में बढ़ती हुई नजर आएंगी। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट ये है कि मैं ऐलानात नहीं करता। मैं जब चीज मेरी पहुंच जाती है, काम शुरू होने वाला होता है, तब मैं बताता हूं। जब ईवी बसेस आई थी तो हमने कहा था कि एक सरप्राइज कराची के लोगों को देंगे, सिर्फ इतना बताया था। जब चीजें पहुंच गई, शुरू हो गई, ईवी बसेस की कुछ बसेस चल रही हैं, और बसेस भी आ चुकी हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, मैं अगले हफ्ते नया कोई रूट शुरू कर दूं, अगले हफ्ते ही शुरू कर दूं, या 10-12 दिन लग सकते हैं। तो कब मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी कराची के इलाके ना, सारे हमने वो कवर करने हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टॉप प्रायोरिटी है, और पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि इस महंगाई के दौर में आवाम को जितनी सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आपको प्रोजेक्ट नजर आते रहेंगे। बहुत सारे जगहों पे हमारी मीटिंगें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम शुरू करें तब लोगों को बताएं। पहले बताएंगे, फिर आप मीडिया वाले तारीख और फिर मीटर चलाना शुरू कर देते। तो 4 दिन बोला था, आज 3 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए। तो मैं वो कहता हूँ मीटर में ना आ जाए तस्वीर। जहां तक आपके सवाल का भाई मेरे वो था, मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल कुछ नाम लिए हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों के रोल जरूर रहे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान किसी जायज मैंडेट से इक्तदार में नहीं आए थे। इमरान खान नाजायज तरीके से तीसरी दफा कह रहा हूं, नाजायज तरीके से इक्तदार में आए थे। और ये नाजायज का लफ्ज जो है वो इमरान खान की जिंदगी में बहुत जगहों पे फिट भी होता है वैसे, लेकिन ये इस तरह इक्तदार में आए और इन्होंने इक्तदार में आके इस मुल्क का सत्यानाश किया। जो इनको इक्तदार में लेकर आए, जो लोग भी इमरान खान को इक्तदार में लेके आए, उनके खिलाफ साजिश की। और हजरत अली करमुल्लाह वजह का मैं एक कॉल हर बार रिपीट करता हूं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। ये एहसान फरामोश शख्स है, ये इमरान खान एहसान फरामोश शख्स है। जो इसको लेकर आए उनसे इसने एहसान फरामोशी की, उनसे इसने नमक हरामी की। उनके जिन्होंने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आपने उन्हीं के खिलाफ साजिशें शुरू की। और आपकी साजिश का मकसद, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बात कल भी कह रहा हूं और मैं इसको रिपीट हर बार कहूंगा, ये साजिशें अफरादों के खिलाफ नहीं कर रहा। मैं हल्फिया कह सकता हूं कि इस वक्त जो माहौल, पहले मैं समझता था कि ये कुछ अफराद के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन सारी चीजों को जब ताने बाने मिलाएंगे तो बात यह आएगी कि ये साजिशें इस मुल्क और इस कौम के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। और ये कोई शख्स करवा रहा है, कोई शख्स नहीं, कोई मुल्क करवा रहा है। वो मुल्क जो इमरान खान को फीड कर रहा है, वो मुल्क जो इमरान खान के कहने पे कुछ और लोगों को भी फीड कर रहा है। मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, लेकिन मैं सबूत और शवाहिद के अलावा कोई बात नहीं करता। ये तो मैं शवाहिद के साथ सबूत कह सकता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन इसमें साजिश में और कौन कौन शामिल है
वो चीजें भी जल्दी सामने आ जाएंगी। और साजिश का मकसद क्या है? पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना और किसी भी तरीके से भी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी तबाही के दौरान पे लेके जाना। ये इमरान खान का मकसद है। इसको सबने मिलकर जो है इसका मुकाबला कर रहे हैं, साजिशी शख्स का, इस एहसान फरामोश शख्स का। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अवेयरनेस अवाम में देना लाजमी है, अवाम को सच बोलना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की पूरी सियासत चल रही है झूठ पर। जिस तरह भी उसने पंजाब में भी, जिस तरह मैंने कहा कि अभी फिर नए झूठ पे साजिश करने की कोशिश की, उस झूठ का काउंटर झूठ नहीं हो सकता, उस झूठ का काउंटर सच हो सकता है। आप जितना सच अवाम में बोलेंगे, ये लोग क्योंकि इनके पास पूरा प्री प्लान 15 साल 16 साल से एक सोशल मीडिया का एक इनके सेल्स है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं। और वो सेल्स का काम ही यही है कि इस मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करें, क्योंकि ये चीजें साबित हो चुकी है ना। ये चीज मैं एज सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा। आप इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ लें, भारत और इसराइल की बात कि वहां से इसको फंडिंग हुई है, ये बात कौन कह रहा है? ये अकाउंट्स बोल रहे हैं। ये वो चीज नहीं कि जी कोई एक इल्जाम लगा रहा है। इमरान खान तो आज ये भी मुकर जाएगा कि जी भारत और इसराइल के लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके अकाउंट्स, उनके नाम, उनकी नेशनलिटीज बोल रही हैं कि भारत और इसराइल के लोग इस जैसे कमजोर शख्स को, जिसने इस मुल्क का नमक खाया है, इस मुल्क ने इसको इज्जत दी, इस मुल्क ने इसको शोहरत दी, और वो उसके बदले में इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है। आईएमएफ की डील में इन्होंने क्या किया? पूरी आईएमएफ को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देते रहे कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान को मजीद फंडिंग ना दी जाए। आप उनको डिस्करेज करने जा रहे हो। और मकसद क्या है सारी चीजों का? कि आप अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के पीठ पे आप छुरा घोंप रहे हो। ये इक्तदार की लालच नहीं है, ये इक्तदार की हवस नहीं है, ये इस मुल्क के खिलाफ एक बहुत घिनौनी साजिश है जिसमें आप उसके आलाकार भी हो और आप सहूलतकार भी हो। अच्छा ये बता दें सर, ये बता दें सर, ग्रीन लाइन है, उसके बाद रेड लाइन है, येलो लाइन है, ये मंसूबे मुकम्मल तो हो रहे हैं, लेकिन जो कॉमन कॉरिडोर है नुमाइश से लेकर कमरला तक का, उस पर अभी तक काम नहीं हो सका है। तकरीबन 4 साल गुजर गए। क्या वफाक बनाएगी, सिंध गवर्नमेंट बनाएगी? अगर वफाक बना रही है तो आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? थोड़ा सा वो बताएं। डिजाइन थी वो जून में। देखिए जी, इस सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि डिजाइन वो प्रोजेक्ट हो गया है, जून में उसका टेंडर होने जा रहा है। ठीक है, और टेंडर जब होगा तो आपकी एक कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा। आप बता रहे थे आखिरी सवाल। अच्छा आप देखिए जी, किराए की मैं बात कर दूं। इमरान खान के शामिल कुरैशी का खतरा है और उन्हीं लिस्ट में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, फजलुर रहमान भी है, उनके क्या खतरा? अच्छा, जहां तक बायोगैस की बात की आपने, किराया कितना होगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, थोड़ी कड़वी बातें भी कर लूं कि जिन किरायों पे बसें चल रही हैं उन किरायों पे मजीद बसों का चलना मुश्किल है। मैं अगर ये कहूं कि नामुमकिन है तो लफ्ज बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बसें स्टार्ट की गई थी तब डीजल की प्राइस और आज यहाँ डीजल हाइब्रिड बसेज है उसकी प्राइस में फर्क है। ईवी बसेज का भी जो किराया चल रहा है उस वक्त बिजली के टैरिफ का और आज के बिजली के टैरिफ के उसमें फैसले में फर्क है। अभी तक हम किस तरीके से भी उस पुराने किराए को चला रहे हैं, तो आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाना चलूंगा। अभी ये किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत जल्द बढ़ाने पड़ेंगे। ये हो गई आपकी आज की खबर। अच्छा सर, जो आपको होती है कि जी नेगेटिव खबर ये आ गई कि किराए बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो हमें मजबूरी की हालत में, और उसमें जितनी हम कोशिश करेंगे कि उसको हम स्लैब्स में बढ़ाएं। ये नहीं हो कि जी कि जो 10 किलोमीटर सफर कर रहा है वो भी वो किराया दे, जिसको उसी बस में 30 किलोमीटर सफर करना है वो भी वो किराया दे। और ये भी अब पॉसिबल नहीं होगा कि 30 किलोमीटर इस दौर में अब आप 50 रुपए में सफर कर सकें। तो ये एक हकीकत है, उसको रिवाइज हो रही है चीजें, लेकिन वो भी सामने जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, जहाँ तक खबरों की बात है तो अब यकीनन लोग परेशान हैं और पीटीआई समेत कई जमातें भी मुजाहरे कर रही हैं। महंगाई सर बहुत बड़ा तूफान, और रमजान में कोई रिलीफ की कोई खबर सुना दे, कोई अच्छी खबर सुना दे, सिंध हुकूमत कोई अपनी तरफ से रिलीफ देगी लोग? देखिए जी, महंगाई का तूफान है, उसमें कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जी महंगाई नहीं है। हम भी मानते हैं महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है, हमारे पास ज्यादा हुई है क्यों हमारे इश्यूज और संगीन करके गया था। वो जो लाडला था अनोखा, सिलेक्टेड लाडला, जिसको गोद में बिठा के इक्तदार दिया गया, जो उसने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए थे, उसकी वजह से ये सारी चीजें इस मुल्क के एक एक शख्स को, जो रोड सड़क पे लोग नजर आ रहे हैं, ये सब अगर महंगाई का तूफान का सामना कर रहे हैं
तो उस लाडली शख्स की जो नायल तरीन शख्स था। लेकिन अब आपकी दूसरी बात, बिल्कुल हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कोशिश करेगी कि रमज़ान में चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर दोबारा कर रहा हूँ। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को, जो कि इस वक्त पावर है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट पावर, वो दिए जाएंगे ताकि प्राइस कंट्रोल किया जाए और उसको उस पर कानून के ज़मरे में रह के सारे काम किए जाएंगे। और पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम जो है इस किरायों को, इसको जो महंगाई को, उसके जिन पे काबू पाएं। और जितना भी कोशिश होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे अगर कहीं सब्सिडी की भी कोशिश की गई, जहाँ पे कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स होंगे, तो डेफिनेटली सिंध हुकूमत, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिश चीज़ हो चुकी है, अब इसमें दो राय नहीं है कि जो गरीब के लिए काम हुकूमत सिंध ने किया वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। और मैं सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं बोल रहा हूं, जो सैलाब आए थे अभी तारीखी सैलाब, जो गंदुम के काश्तकार किसान थे उनको 5,000 रुपए पर एकड़ सिंध हुकूमत ने मुफ्त में पे किया है। जिन लोगों के 22 लाख लोगों के घर गिरे थे, 22 लाख लोगों के नहीं, 22 लाख घर गिरे थे, 22 लाख घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लोगों को मुफ्त बना के दे रही है। इससे बड़ी फलाही रियासत पूरी दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आई जो सिंध हुकूमत काम कर रही है। और अल्लाह का शुक्र, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है, ये हम पर फर्ज है, ये हमारा फर्ज है और वो हमें वो काम करना है। थैंक यू, शुक्रिया। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। बाद उनको वहाँ से घर से ले गए और मैंने सुबह 11:15 बजे मेरा ख्याल है कल ये ट्वीट कर दी थी कि ये बयान उनके वाले साहब का आएगा और आपने देखा शाम को एग्जैक्टली वही बयान जो मैंने कहा था वो आ गया। सो जब देखे हुकूमतों के सामने इतनी बड़ी माइट जब आपके सामने है, गरीब फैमिली कहाँ खड़ी होगी। और उनके वालिद ने भी जो बयान दिया है, उनकी जो वालदा की जो इस वक्त पोजीशन है, जो हमारे लोग उनसे मिले हैं, मैं कहता हूँ वो उनको तो आप कहीं ना कि आपने कोई बयान ये दिया या नहीं दिया। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस खानदान के ऊपर इस वक्त, यही तो वो जालिम लोग हैं जो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो कुछ जुल्म इन्होंने किया है वो इनके सामने आना है और आप देखेंगे कि इस जुल्म का बदला जो है वो इसी जिंदगी में इनसे होगा, आगे नहीं होगा। मेरा सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो को इस मामले के किराए में आप दुरुस्त तस्लीम करते हुए कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक प्लानिंग के जरिए जो भी इस पे मौका इख्तियार किया, इससे पहले माजी में भी कुछ और। आप जरा बात सुनिए ना, थोड़ी कॉमन सेंस इसमें डाल लेना। इसमें मरियम नवाज ने 2 दिन पहले कहा कि इसको एंगल देना है कि हादसा हुआ। उस वक्त तो ना आईजी की स्टेटमेंट आई है, ना उस वक्त मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट आई है। मरियम नवाज जो है वो 2 दिन पहले कैसे फैसला कर रही है कि मैंने एंगल देना है? तो इसका मतलब यह है कि जो मरियम नवाज कह रही थी वो साबित हो गया ना। एक ऑडियो वीडियोस तो जो पहले सारी आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, वो प्रॉब्लम उनमें तो वो तो कट पेस्ट के जरिए आती हैं। उनमें तो जो एक्शंस होते हैं वो कभी साबित ही नहीं हुए। साकिब निसार साहब की ऑडियो रिलीज की गई, उसके ऊपर माफी मांगनी पड़ी जियो ग्रुप को भी और इनको भी कि हमने गलत वीडियो दे दी है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला